तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। स्वागत है आप सबका आरंभ सीरीज में। आज हम लेने वाले हैं फिजिक्स का एक और चैप्टर। इसका नाम होने वाला है वर्क एंड एनर्जी। इससे पहले हमने फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉज, ग्रेविटेशन सब कवर कर चुका है। अब बारी है वर्क एंड एनर्जी की। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये चैप्टर कंपैरेटिवली पुराने जैसे लिंक होने वाला है जो आपने पढ़ा है, चाहे मोशन हो, फोर्स हो, ग्रेविटी हो, यहां पर लिंक होने वाला है। क्या फंडा होता है वर्क एंड एनर्जी का? बड़ा सिंपल है यार। वर्क का क्या मतलब होता है? वर्क वर्क आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपकी नजर में वर्क है। आप किसी से प्यार, मोहब्बत, इश्क कर रहे हो, आपकी नजर में ये वर्क है। आपकी नजर में तो हर चीज काम ही काम है, बट नहीं यार। फिजिक्स बोलती है हम काम को फीलिंग्स में नहीं बोलते, हम काम के लिए कुछ एक स्पेशल सी चीज बोलते हैं। फिजिक्स में वर्क उसको बोलते हैं जब एक ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक बॉक्स है, मैं इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाऊं, मैं इसके ऊपर से धक्का लगाऊं, पुश करूं या पुल करूं, और ऑब्जेक्ट मूव करे, मतलब वो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दे, सर्टेन डिस्टेंस दे, उसको फिजिक्स में वर्क बोला। फिजिक्स ने बोला कि भैया हम वर्क किसको बोलेंगे? जब एक ऑब्जेक्ट पे आप धक्का लगाओ, फोर्स लगाओ, और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस हो, यानी पुल, मतलब डिस्प्लेस हो यानी वो डिस्टेंस मूव करे, उसी को फिजिक्स में बोला गया कि भैया वर्क होगा। ध्यान रखना, आप प्यार कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, दिमाग से कुछ सोच रहे हो, आप बोलोगे हमने काम किया, बट फिजिक्स बोलेगी भैया ये काम नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम ये है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस हो जाए। तो देखो क्या कहता है फोर्स कि वर्क क्या कहता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मतलब आगे घूमता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को बोला वर्क। वर्क का फॉर्मूला हम यहां से निकाल पाएंगे यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब आपको इसमें एक दो चीजें पता होनी चाहिए। एफ इज फोर्स, सबको पता है, एस इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। अब वर्क की ऐसा यूनिट देख लो, वर्क की ऐसा यूनिट देख लो। फोर्स की क्या होती है सर? न्यूटन होती है सर। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, सेकंड चैप्टर में पढ़ा ना। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है जिसका नाम होता है जूल्स। शॉर्ट में इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो ज्यादातर तो इस चैप्टर में हम जूल्स यूज करेंगे। पता दोनों होनी चाहिए कि एनएम भी होती है, जूल्स भी होती है। अब सर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो ध्यान से देखें, वर्क जो होता है आपका, वर्क इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बड़ा बेसिक सा है सर कि पहले तो वर्क क्या है? जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, डिस्टेंस मूव किया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, डिस्टेंस मूव किया, ऐसा यूनिट क्या कहलाएगी? न्यूटन मीटर या जूल्स। वर्क इज अ कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब सर एक सवाल आता है, 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे? जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे और 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट आगे बढ़े। जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे और 1 मीटर तक ऑब्जेक्ट आगे बढ़े, उसी को बोलते हैं 1 जूल। तो देखो, व्हेन 1 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन इट इज सेड एज 1 nm या 1 जूल ऑफ वर्क इज देयर। तो वर्क क्लियर हुआ। अब आते हैं यार कि हमारे ना बहुत तरह तरह के वर्क्स होते हैं। 3 तरह के वर्क होते हैं हमारे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। देखो, पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क क्या होता है? पॉजिटिव वर्क उसको बोलते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी डायरेक्शन में लगाई, डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में हुआ, आगे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट भी आगे गया, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसकी वीडियो देख लो, मैंने डाल रखी है, देखो स्क्रीन पे आ रही होगी। अब पॉजिटिव वर्क क्लियर हो गया। अब आओ नेगेटिव वर्क के ऊपर। नेगेटिव वर्क में क्या होता है? नेगेटिव वर्क में क्या होता है? नेगेटिव वर्क में गाड़ी तो आगे जा रही है, गाड़ी तो आगे जा रही है, बट फोर्स पीछे लग रही है, फोर्स पीछे लग रही है। जिसे हम ब्रेक लगाते, गाड़ी आगे जा रही है, फोर्स पीछे आ रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। इसकी भी वीडियो देख लो, स्क्रीन पे आ रही होगी। नेगेटिव वर्क के बाद थर्ड वर्क आता है जीरो। जीरो यानी काम हो ही नहीं रहा,
दो केस में होता है, दो केस में होता है। जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जैसे मैं इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लगाऊंगा नहीं, टूट जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं कि यार ऑब्जेक्ट जीरो वर्क डन है। यानी जब फोर्स ही जीरो हो जाए, सॉरी, जब डिस्टेंस ही जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट का जीरो वर्क डन कहलाएगा। एक और केस होता है, एक और केस होता है, जब मेरे और जमीन के बीच में जो एंगल बने, मेरे और जमीन के बीच में जो एंगल बने वो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पे भी जब होता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई जीरो वर्क डन ही हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो वर्क डन ही हो रहा है। इसकी भी वीडियो देखो स्क्रीन पे आ रही होगी। तो तीनों वर्क क्लियर हो गए, पॉजिटिव वर्क भी क्लियर हो गया, नेगेटिव वर्क भी क्लियर हो गया, जीरो वर्क भी क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले अगर पॉजिटिव वर्क की बात करें तो देखो द वर्क डन सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट और सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क डन, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव अपोजिट। बहुत बढ़िया। फिर जीरो कब होगा, जब पहले तो कोई डिस्टेंस ही ना हो और या कैसा हो, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी एग्जांपल देखो, ये किसका एग्जांपल है सर, आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव का है, आगे लगा रहा है। सर ये देखो ये ब्रेक लगा रहा है, गाड़ी आगे ही जा रही है बट ब्रेक पीछे लगा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ये लिख देता हूं इधर, क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव बोलेंगे सर। बहुत बढ़िया। ये देखो ये वॉल पे पुश कर रहा है बट वॉल मूव नहीं कर रही, तो इसको क्या बोलेंगे सर, जीरो वर्क डन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जीरो वर्क डन। तो कितना इजी है। पहले वाला वर्क क्या होता है, जब फोर्स चले और डिस्टेंस आगे की तरफ मूव हो। फिर हमने क्या पढ़ा, क्या तीन तरह का वो होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव सेम डायरेक्शन, नेगेटिव अपोजिट, जीरो 90 डिग्री, ये हमने पढ़ा। अब आओ आगे। अब देखो एनर्जी पढ़ने से पहले वर्क का एक छोटा सा और फॉर्मूला पढ़ लो, वर्क का एक छोटा सा और फॉर्मूला पढ़ लो। इसको प्यार से बोलते हैं हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हूं, कुछ नहीं, जैसे इसका ऐसा एग्जांपल ले लो, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं, तो सीढ़ी में अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट मतलब ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा हूं। फॉर में जा रहा होता तो नीचे गिर रहा होता, अगेंस्ट में जा रहा हूं तो ऊपर जा रहा हूं। सर वर्क का फॉर्मूला तो सेम ही है, F इंटू एस। अब थोड़ा सा ग्रेविटी आ गया इसमें, तो हम थोड़ा सा ग्रेविटी को गेम में लेके आएंगे। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, M इंटू ए। याद है कि भूल गए, याद है कि नहीं, बताया था ना फोर्स में, फोर्स सबकी मां होती है, तो M इंटू ए। अब याद करो ग्रेविटी में बताया था ए को क्या लिखते हैं, जी। जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस को क्या लिखते थे, एच। तो देखो नया फॉर्मूला बन गया। कोई नहीं, नया फॉर्मूला तो नहीं है, बस जब ग्रेविटी रहती है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पर m इज योर मास, g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज योर हाइट। याद है कि नहीं, g की वैल्यू कितनी होती थी, 9.8। अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, दिया रहे तो अगर 10 दिया रहता है तो फिर 10 यूज कर लेंगे। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, पता होना चाहिए। कभी कभार 1-2 नंबर का इसका क्वेश्चन आ जाता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है सर, ताकत। जो हम खाते पीते रहते हैं ना, बर्गर खाते हैं हम, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, KFC के सब खाते हैं, तो सर इससे बहुत ताकत आती है। हाँ समझ रहा हूँ कौन सी ताकत की बात कर रहे हो। ये ताकत फिजिक्स में क्या कहलाती है, फिजिक्स में जो ताकत होती है जिसको एनर्जी बोलते हैं, कुछ नहीं, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता कोई तो एनर्जी बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। तो सर वर्क और एनर्जी में कोई फर्क है नहीं, जितना काम करोगे उतनी एनर्जी लगेगी ना। 50 जूल का काम करना है तो 50 जूल ऑफ एनर्जी लग जाएगी सर आपको, या उससे थोड़ी कम लग जाएगी या थोड़ी ज्यादा लग जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी क्या है, काम करने की क्षमता। इसलिए एनर्जी कुछ नहीं है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है तो इसकी जो एसआई यूनिट रहती है वो जूल से रहती है। इसकी जो एसआई यूनिट रहती है वो क्या ही रहती है, जूल से रहती है, वो चेंज नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जूल से रहती है, कभी कभार क्योंकि एनर्जी बड़ी यूनिट भी है तो हम किलो जूल यूज करते हैं। बेसिक सर, 1 किलो जूल में कितने जूल्स रहेंगे सर, आप बोलोगे सर 1000 किलो जूल रहेंगे। कितने रहेंगे, 1000 किलो जूल रहेंगे। अब देखो हमारे कोर्स में तो बहुत तरह की एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी सुनी होगी, सोलर एनर्जी सुनी होगी, जियोथर्मल एनर्जी सुनी होगी, काइनेटिक सुनी होगी, पोटेंशियल सुनी होगी, वगैरह वगैरह। बट हमको इतनी सारी एनर्जी नहीं पढ़नी,
हमको सिर्फ दो एनर्जी पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है सर? एक हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, कौन सी पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी हम कौन सी पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ये दो इंपॉर्टेंट एनर्जी है, दो एनर्जी हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आओ जरा समझे। काइनेटिक एनर्जी तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी मैंने आपको बताई है, तो वापस से काइनेटिक एनर्जी आ रही है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से। जैसे ये मैं पेन घुमा रहा हूं, हाथ घुमा रहा हूं, तो दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। फैन घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी। जॉगिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी है क्या? एग्जांपल है, कमेंट बताओ कि है क्या? तुम्हारा दिल उसके लिए धड़क रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से है, कैसी? मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, उसी एनर्जी को क्या बोल दिया दोस्त? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, एनर्जी पजेस ड्यू टू दी मोशन। अभी बहुत सारे एग्जांपल है, अभी बहुत सारे एग्जांपल। देखो मैं तुम्हारे लिए और भी एग्जांपल लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए और भी एग्जांपल लाया हूं। ये देखो, मीटियोर्स, वॉकिंग, फॉलिंग, आप थ्रोइंग अ बॉल, फ्लाइंग एरोप्लेन, सब काइनेटिक। बस जो भी चीज मूव कर रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब सर हमको है ना काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा इन्होंने। दैट इज डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको आप मार्क करेंगे कि सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, हाफ mv²। तो जरा आओ फॉर्मूला बनाएं। सब लोग ध्यान देंगे कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मैं बना रहा हूं एग्जाम में भी आपको वैसे ही बनाना है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है। क्या है? एक बॉल है। इस बॉल का मास लेट से m है। इस बॉल का मास क्या है? m है। ये अभी a पोजीशन पे खड़ी है, रेस्ट पे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहां से धक्का मारते हैं, यानी यहां से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स लगाई। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं धक्का मारूंगा तो ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा। लेट से ये A से B पॉइंट तक पहुंची। A से कहां तक पहुंची? B पॉइंट तक। ऑब्वियस सी बात है सर, इसका मास तो सेम ही रहेगा, बॉल का मास तो चेंज नहीं होगा। सर जब आपने फोर्स लगाई है A से B तक गई, तो सर ये जो A से लेकर B तक इसने ट्रैवल किया, ये A से लेकर B तक जो इसने ट्रैवल किया, कह रहा है दिस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? S से। अब अभी हमने पढ़ा, जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है। कहना है से ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, ऑब्जेक्ट ने वर्क किया, ऑब्वियसली बात है ना, फोर्स लगाई, डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट ने काम किया। अभी क्वेश्चन का आंसर दो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब हमने धक्का मारा तो इसकी स्पीड बड़ी होगी नहीं बड़ी होगी? सर ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। तो काम करते हैं, जिसकी न्यू स्पीड है उसको v मान लेते हैं। इसकी न्यू स्पीड को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अब हमने ये पूरा खेल कर दिया। अब हमको इन चीजों से वो फॉर्मूला लेके आना है, हाफ mv²। अब देखो कैसे लेके आएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले मास को लेके आते हैं गेम में। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, हमको पता है ना। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे भी कि भैया देखो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। उसको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई देखो फोर्स m इंटू ए होता है। अब सर मुझे v² चाहिए, बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में v² आता है? बताओ, सोचो। सर थर्ड इक्वेशन याद आना चाहिए। थर्ड इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, क्या होती है थर्ड इक्वेशन? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये होती है, मोशन में पढ़ी है ना। अब मुझे v² चाहिए, मेरे पास a है, s है, क्योंकि मास तो चाहिए। तो या तो मैं a की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा या मैं s की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसी से भी कर लो आंसर सेम आएगा। तो हम लेट से किसी के एक की जगह कर लेते हैं। मैं u² को इधर भेजता हूं, v² माइनस u², क्या बचा होता? 2as। 2a को नीचे भेजते हैं, v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। अब हम इस चीज को बोल देंगे इक्वेशन 1, मतलब हाँ रिप्रेजेंटेशन में। और यहां आप लिखोगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से काम किया? ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तुमने इक्वेशन 1 दे दिया। अभी जो s लिखा है
इस s की जगह आप ये पूरा डाल दो, ये जो s लिखा आप इसकी जगह पूरा डाल दो। वर्क इज इक्वल्स टू m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a ब्रैकेट। यहां हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। सर कुछ कट रहा है, हाँ सर a से a कट रहा है। अब एक चीज देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी थी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर इज 0, लिखने का सेंस नहीं बनाता, वी स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ गया फॉर्मूला, हाँ सर ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट। अब थोड़ा सा आगे करेंगे, ऊपर कर रहा हूं, यहां एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल वर्क इज ड्यूली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सारा वर्क किस में कन्वर्ट कर लिया, काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क की जगह आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या सर ये फॉर्मूला बन गया, जी सर ऐसे बनाते हैं। ये डेरिवेशन 5 नंबर में पूरी चांस है, कितने नंबर में, 5 नंबर में इस डेरिवेशन के आने के पूरे चांस है। डन है। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है, ऑब्जेक्ट बनाना भी है, बताना भी है कि भैया देखो ए से बी वगैरह वगैरह सब कुछ 5 नंबर का है। इसके बाद इस एक्सप्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं। इस एक्सप्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। क्या कंक्लूजन्स आते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन आता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये दो कंक्लूजन्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखते हैं। दोनों कंक्लूजन एग्जाम में क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने कि भाई इन दोनों कंक्लूजन पे क्वेश्चन आया हुआ है। जरा समझ लो इन दोनों कंक्लूजन को, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। वैसे तो फोर्स में पढ़ा ही होगा, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल। मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। मैं मास को डबल कर दूं, काइनेटिक एनर्जी डबल। मैं मास को 3 गुना कम कर दूं, काइनेटिक एनर्जी भी 3 गुना कम हो जाएगी, पहली चीज। देन फिर वेलोसिटी का स्क्वायर की बात हो रही है। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, वेलोसिटी को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। सर 4 क्यों, डबल का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर। सर अगर मैं वेलोसिटी को 9 टाइम्स कर दूं, 9 गुना कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी 81 टाइम्स हो जाएगी। 9 का स्क्वायर गिव्स यू 81। तो दिस इज द कंक्लूजन एंड दिस इज द डेरिवेशन। डन है। तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब काइनेटिक एनर्जी सब समझ में आ गई। आओ जरा इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एक ऑब्जेक्ट का मास है 15 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4, वेलोसिटी 4 है। कैलकुलेट द काइनेटिक। बड़ा इजी क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए अभी हम, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना है 15, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4, ये 2 से कट जाएगा, कितना हो गया 2 4 जा 8, 8 5 15 जा 120। 120 क्या लगाओगे, जूल्स। 120 क्या लगाओगे, जूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला नोट कर लेना, कभी कभार ये काम आ जाता है। क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, वर्क डन बोल दो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभार इक्का दुक्का क्वेश्चन के अंदर छोटा सा क्वेश्चन कभी कभार काम आ जाता है। सर चेंज कैसे निकालते हैं ये भी बता देता हूं। चेंज आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन। थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। सर अब सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी पे बढ़ जाते हैं, दैट इज पोटेंशियल। बड़ी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से। पोटेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है किसी के अंदर पोटेंशियल है, काबिलियत है। पोटेंशियल किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एंड पोटेंशियल एक स्टोर्ड एनर्जी रहती है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब समझाता हूं। देखो जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, जैसे डिजिटल बोर्ड है, अभी ये खाली बैठा है, अभी ये खाली बैठा है, खाली बैठा है मतलब स्टेबल है, रेस्ट में। सर इसके अंदर कुछ तो एनर्जी है,
और अच्छा इसकी काइनेटिक कितनी होगी सर, बोलोगे जीरो, मूव तो ना कर रहा है, ये मूव तो ना कर रहा है, बट सर इसकी है ना सर्टेन पोटेंशियल तो है, इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना वो पोटेंशियल होती है। आपके घर बार में आप जहां बैठे होगे वहां सोफा होगा, टेबल होगा, टीवी होगी जो रेस्ट पे, तो उसके अंदर कुछ तो एनर्जी स्टोर्ड है ना, दैट एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एनर्जी possessed ड्यू टू द पोजीशन, शेप, स्ट्रक्चर और स्टोर्ड एनर्जी, ये सब इसके अंदर होता है। जैसे रबर बैंड है, आर्चरी जब हम करते हैं तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। देखो पोटेंशियल के मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं। देखो रोलर कोस्टर जब सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, अच्छा जब ये मूव कर रहा है तब तो काइनेटिक है, बट जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे, जब एक सेकंड के लिए पॉज हुआ होगा, एक सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड के लिए, तब इसके पास पोटेंशियल है। डैम होल्डिंग एंड रिलीजिंग वाटर, होल्ड कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज कर रहा है तो देन काइनेटिक एनर्जी। एप्पल्स ऑन द ट्री स्टोर्ड है, रेस्ट पे तो पोटेंशियल है, जब गिरेंगे तो काइनेटिक है। बो एंड एरो जब इसको स्ट्रेच करते हो तो काइनेटिक होता है, स्टोर्ड रहता है तो पोटेंशियल। एंड सिमिलरली ये आपका स्लिंग शॉट, ये भी सेम तरीके से फंडा काम करता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, मैं यहीं लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का ऑल्दो डेरिवेशन भी नहीं है, बट पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन हाइट पे होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, उस पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का सर्टेन मास होगा, इस ऑब्जेक्ट का सर्टेन मास होगा, जब ये नीचे गिर रहा होगा, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसके ऊपर जी एक्ट कर रहा होगा, क्या एक्ट कर रहा होगा, जी एच कर एक्ट कर रहा होगा, और इसकी सर्टेन हाइट होगी। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है, m इंटू जी इंटू एच। क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। जी आप जानते ही हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी की भी जो यूनिट होती है वो क्या ही होती है, जूल्स, क्योंकि एनर्जी सेम ही है, कैपेबिलिटी है वर्क करने की, तो एनर्जी की भी यूनिट जूल्स ही है, वर्क की यूनिट भी जूल्स ही है। आओ जरा इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन किया जाए आपको क्लैरिटी देने के लिए। क्या कह रहा है ये, फाइंड द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मास 10, बहुत बढ़िया, व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6, हाइट 6 मीटर है, जी 9.8 दिया, कितना दिया 9.8। ऑब्वियस सी बात है, हाइट पे रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, 10 इंटू 9.8 इंटू कितना 6, दिस इज 98, 98 6 100 6 600 2 6 12 588, कितना आ गया 588, ये आपका आंसर आ जाता है, ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट फॉर अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब सर इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो क्या होता है ना, एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो समझो ध्यान से। मान लो एक कार है, मान लो एक कार है, अभी ये रेस्ट पे, तो बताओ इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, सर पोटेंशियल एनर्जी है। मान लेते हैं 20 जूल्स है, कितनी जूल्स है 20 जूल, एक असम्पशन। अब ये स्टोर है, अब ये मूव करा, ये मूव करा, सर जैसे ये मूव करा, अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, क्योंकि हमने बोला ना कि भाई जब कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो सर पहले इसके पास पोटेंशियल थी जो 20 जूल थी, अब इसके पास काइनेटिक। अच्छा जब ये मूव कर रही होगी तब इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो थी बस वो शुरू में ही थी, जो स्टोर्ड एनर्जी थी। अब ये यहां चलेगी, सर ये 20 जूल एनर्जी कहना ऐसे अब कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर। किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर। इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि भैया एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी 20 जूल, वही अब किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक के अंदर। तो क्या एनर्जी बनी या डिस्ट्रॉय हो, नहीं सर, यहां पे भी 20 जूल, यहां पे भी 20 जूल। और हमने पढ़ा है जब कोई चीज नहीं बनती या डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसको बोला जाता है कंजर्वेशन। तो सर यहां से ही तो जन्म हुआ एक लॉ का, जिस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ नॉस्टैल्जिया आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? हाँ सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री का सबसे पहला लॉ, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सर सेम एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जस्ट क्या चेंज हुआ, फॉर्म चेंज हुआ।
पोटेंशियल से काइनेटिक हुआ, इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। आपने अगर देखा हो हमारे घर में टीवी वगैरह आती है, या टीवी नहीं तो चलो बल्ब ले लो, सबसे बढ़िया बल्ब ले लो। अब बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं सर? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बदले में वो मुझे क्या देता है? वो मुझे देता है सर लाइट एनर्जी। क्या देता है? लाइट एनर्जी। सर साथ में थोड़ा बहुत गर्म भी हो जाता है तो हीट एनर्जी। तो देखो ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी वो ही किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी के अंदर। तो वन अ ट्रांसफॉर्मेशन, वन अ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है, बाकी तो टोटल एनर्जी तो सेम ही है, टोटल एनर्जी इज रिमेन सेम। इसी को तो बोल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? देखो अभी एग्जांपल दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या देता है ये भाई? कि एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन इनटू अनदर, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इज सेम, बिफोर आफ्टर इज सेम। आओ जरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूं, इसको पेंडुलम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको आप समझ लो और क्लैरिटी दूंगा मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। देखो ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अभी बोला कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। देखो अगर हम एक पेंडुलम ले, अगर हम एक पेंडुलम ले, उसको हमने पॉइंट पे लेकर, दैट इज बी पॉइंट। कहां तक लेगा सर? बी पॉइंट पे लेगा। रुको लेट मी चेंज द कलर। हम उसको कौन से पॉइंट पे ले गए सर? बी पॉइंट पे ले गए। अब मैंने लेट से पेंडुलम को यूं पकड़ा, उसके मतलब उसकी जो बॉल है उसको यूं पकड़ा, ठीक है। अब जब मैंने उसको स्टोर करके रखा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अभी छोड़ा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स है। अब इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक कितनी होगी सर? ऑब्वियस सी बात है सर, 0 होगी। काइनेटिक कितनी होगी? 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है सर। अब मैंने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो मूवमेंट आया, मोशन में आया, तो जब ये यहां जाएगा, जब ये यहां जाएगा ए पॉइंट के ऊपर, तो सर इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी का। तो जब ये यहां से यहां आ रहा होगा, जब ये यहां से यहां आ रहा होगा, तो यहां लिखूं सर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। यहां मूवमेंट ज्यादा आया, और सर मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां 15 जूल हो गई, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये हुआ। अब ये ए पॉइंट पे आया, इसकी मीन पॉइंट, मीन पॉइंट मतलब सेंट्रिक पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे आया। अब ए से ये आगे जाएगा। अच्छा, ए पॉइंट पे फॉर अ टाइम सेकंड ये रुका हो, मतलब माइक्रो सेकंड के लिए रुका हो, बहुत माइक्रो सेकंड। तो सर इस ए पॉइंट के ऊपर, इस ए पॉइंट के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अगेन 0 हो चुकी होगी, बहुत माइक्रो, बहुत माइक्रो। सर अब ये आगे गया, अब ये आगे गया, अब ये आगे गया। सर अब जब ये आगे जाएगा, तो जब ये ए से लेकर सी तक जाएगा, जब ये ए से लेकर सी तक जाएगा, सर यहां क्या हो रहा होगा? सोच के देखो यहां क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये अपनी मीन पॉइंट से अगेन आगे जा रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, तो इसकी जो अब काइनेटिक एनर्जी होगी ये अब थोड़ी डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड कम हुई है, और क्योंकि ये हाइट पे जा रहा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगेन एक एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10 जूल है, या एक काम करो पोटेंशियल एनर्जी यहां 5 जूल कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर 15 जूल है। अब सर आप किसी भी केसेस में देखो, सी बी पे भी टोटल एनर्जी 20 थी, यहां पर जब कन्वर्जन हुआ तो भी 20 थी, वहां पर जब कन्वर्जन हुआ तो भी 20 थी। तो क्या एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय हो क्या? नहीं सर, एनर्जी हमेशा 20 ही थी, तो टोटल भी 20 ही रहा। इसी कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हमेशा सेम चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, तो इस कांस्टेंट एनर्जी को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इसको नाम दिया मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम दिया? मैकेनिकल एनर्जी। कि जब आप काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करते हो, जब आप काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करते हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अभी आपके आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, वो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत एक बार और समझा, उसका लाइव एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हो कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्व और बचाई गई है। डन है? तो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इसके बाद चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं पावर। पावर ऐसा नहीं, पावर मतलब क्या क्या, अरे कुछ नहीं, पावर मतलब तुम कितनी स्पीड से काम कर रहे हो। सिंपल, तुम कितनी स्पीड से काम कर रहे हो। तो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का रेट क्या है तुम्हारा, पैसा वैसा नहीं, नॉर्मल। तो पावर काम करना। अच्छा, काम और एनर्जी हमने साथ में ही देखा, तो वर्क स्लैश एनर्जी। अब रेट निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे, टाइम करोगे, ऑब्वियस सी बात है। पावर का फॉर्मूला क्या बना, वर्क स्लैश एनर्जी अपॉन टाइम। क्या बना, वर्क स्लैश एनर्जी अपॉन टाइम। पावर की यूनिट देख लो, पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट नहीं, वाट लगा दूंगा नहीं, वाट ना, वॉट जेम्स वॉट नाम के साइंटिस्ट पे लिखी गई है। सर इसकी एक बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। 1 किलोवाट कितने वाट्स के बराबर होगा, 1000 वाट्स। जूल्स में लिख रहा हूं। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होगा, 1000 वाट के बराबर होगा। तो ये इसकी बड़ी यूनिट है। पावर इज समथिंग रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। सिंपल है। अब इसी पे हॉर्स पावर रहता है, वो अपने उसमें नहीं है, बट पता होना चाहिए कि भाई 1 किलोवाट इज 1000 वाट, दैट इज मोर देन एनफ। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, मुफ्त में तो नहीं रहते। तो वो सर बिजली कैसे निकालते, एनर्जी यूनिट्स निकालते हैं, और फिर उस एनर्जी यूनिट्स का फंडा होता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल मतलब हमारे घर बाहर में रेसिडेंस वगैरह में जो यूज होने वाली यूनिट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कमर्शियल, पैसे वाली यूनिट। अब सर इसको निकालते कैसे, थोड़ा ध्यान देना। देखो अभी हमने पढ़ा पावर इज इक्वल्स टू वर्क स्लैश एनर्जी अपॉन टाइम। मुझे एक बात बताओ सर, यहां पर जब क्वेश्चन आता है तुम तो नॉर्मल वॉट और सेकंड्स में ही लेते हैं ना, टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेते हैं। बट सर हमारे घर में बल्ब, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सेकंड्स के लिए तो ना चलते हैं, ये तो सर आवर्स के लिए चलते हैं, लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए चलते हैं। सर क्योंकि लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, तो सर इनके लिए सेकंड्स तो यूज करना बेकार हो जाएगा, बहुत टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम सेकंड्स यूज नहीं करते, इसलिए हम यहां क्या यूज करते हैं, आर। क्या यूज करते हैं, आर। और सर वाइस वर्सा पावर के लिए हम वॉट यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, किलोवाट, क्योंकि हमारे घर में जो कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होता है। तो देखो मैं पावर की जगह लिखता हूं किलोवाट, जो इसकी यूनिट है। मुझे एनर्जी की यूनिट निकालनी है, टाइम की मैं लेता हूं आर, ये इधर जाएगा, तो एनर्जी की क्या यूनिट आएगी सर, किलो वॉट आर। क्या आएगी सर, किलो वॉट आर। ये ध्यान रहेगा कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या रहती है सर, किलो वॉट आर। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या रहती है सर, किलो वॉट आर। अब सर 1 किलोवाट आर में, 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स एनर्जी होगी, निकाल लेते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, पहले तो 1000। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं सर, 3600। यही होता है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 आवर में 3600 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 और 3 जीरो। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में आपके पास इतनी जूल्स ऑफ एनर्जी रहती है। 1 किलोवाट आवर में आपके पास कितनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी आपके पास रहती है। ध्यान रहेगा ये, बस इतना ही है कमर्शियल यूनिट। आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें तो और क्लियरिटी मिलेगी। देखो क्या लिखा है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में ही निकालना है। जब भी एनर्जी की बात हो यूनिट्स वगैरह की, तो किलोवाट आवर। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। एक डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वाट। तो सर 4 डिवाइस की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 500 इंटू 4 कितना हो गया, 2000 वाट। अब वो बोल रहा है भाई किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 2000 वाट को किलोवाट में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, पता है ना, अभी बताया 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो सर ये कितना हो गया, 2 किलोवाट। कितना हो गया, 2 किलोवाट। अब सर हमको कितने घंटे दिए, कितने घंटे दिए, 10 घंटे दिए। तो फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है। पावर कितनी निकाली सर, 2 किलोवाट। एनर्जी हमको निकालनी है, टाइम कितना बोल रहा है सर, वो 10 घंटे बोल रहा है। इधर जाएगा, एनर्जी कितनी आ जाएगी सर, 20 किलोवाट आवर। कितनी आ जाएगी, 20 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सर इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं।
तो आई होप आपको ये लेक्चर और आपको ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखना, काइनेटिक का बहुत बार आया और टाइप्स ऑफ वर्क अगेन बहुत बार आया हुआ है। तो अब हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर कर लिए, मोशन कर लिया, फोर्स कर लिया, ग्रेविटी कर लिया, वर्क एंड एनर्जी। अब आएंगे साउंड के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राधे राधे।